वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ पढ़ाई सही चल रही है? धीरे धीरे चले बट कॉन्टिन्यूस चलती रहे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सबकी सही चल रही है पढ़ाई? वेरी गुड, शाबाश। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं आगे वर्ब और टेंस को। एक पॉइंट और हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और एक पॉइंट आगे बढ़ने में वही वर्ब तक जहां मैंने कराया था, मैंने आपको बोला था उसको उतना ही रिवाइज करके रखो, है ना। उतना सबने रिवाइज किया जहां तक मैंने करवाया था वर्ब में, ठीक है। वो अभी सिर्फ एक ही पोर्शन है, छोटा पोर्शन है। उसी छोटे पोर्शन को हम एक स्टेप आज आगे बढ़ाते हैं, कुछ पॉइंट और पकड़ेंगे, देन उसके बाद फिर हम उस चीज को समझते हैं अच्छे से, है ना। देखो दोस्तों, मैं स्लाइड लगाता हूं। हमारे पास वर्ब में अभी थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। देखो देखना दोस्तों, है ना। हम लोगों ने तीन तरीके की चीजें पढ़ी थी। नंबर 1 वो सारी वर्ब देख ली थी हम लोगों ने जो जेरेंट की फॉर्म में आती है ना। नंबर 2 इंफिनिटिव के फॉर्म में। नंबर 3 बेयर इंफिनिटिव की फॉर्म। तो उस बेयर इंफिनिटिव वाली फॉर्म अभी हम कुछ एग्जांपल्स बचे उनको हम पढ़ेंगे, बेयर इंफिनिटिव वाली फॉर्म को, ठीक है। आ चलते हैं बेयर इंफिनिटिव में। ये इधर आ गए बेयर इंफिनिटिव, इधर आ गए थे, है ना। तो अब हम लोग दोस्तों इसी को ही करेंगे। एग्जांपल्स में हम लोगों ने यहां पर ये सीख लिया था नीड नॉट डेयर नॉट वाला, याद आ रहा है ना सभी को? नीड नॉट डेयर नॉट, है ना। परफेक्ट। अब हम दोस्तों इसके आगे की चीज को पढ़ते हैं। ये वुड रेदर कब यूज होता है, हैड बेटर कब यूज होता है, तो आपको समझ में आएगा। देखो एग्जांपल लेते हैं। चाहे वुड रेदर दिया हो चाहे हैड बेटर दिया हो, यूज ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा इट वुड रेदर, इट मत लगाओ, ऐसे लगाते हैं। ही वुड रेदर स्टार्ट द वर्क देन वेट फॉर अदर्स। मतलब क्या हुआ कि ही को वर्क शुरू कर देना चाहिए किसी का वेट करने के बजाय, मतलब किसी और का वेट नहीं करना चाहिए उसको वर्क शुरू कर देना चाहिए। ही वुड रेदर स्टार्ट द वर्क देन वेट फॉर अदर्स। तो जैसे हम कहेंगे ही वुड रेदर स्टार्ट द वर्क देन वेट फॉर अदर्स, तो हमने देखा ये इस तरीके से यूज होगा वुड रेदर, और इसके बाद जो वर्ब आई दोस्तों क्या होनी चाहिए हमेशा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये याद आ गया ना दोस्तों, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रहेगी। परफेक्ट। अब इसके बाद दोस्तों कल हम लोगों ने ध्यान है हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि देखो ये ऐसा देन लिखा हो या रेदर देन लिखा हो तो भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना। वो इसी वजह से आती है क्योंकि इससे पहले भी कहीं ना कहीं लिखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो सेम फॉर्मेशन रहती है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने लिखा ऐसे करके कि he will stay here rather than go out। वो यहां पर स्टे करेगा, बाहर जाने के बजाय वो यहां स्टे करेगा। तो बोलने के तरीके में अंतर आया, बाकी फॉर्मेशन दोस्तों यही ध्यान रखनी। अच्छा रेदर देन लिखा हुआ है, जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और आप ये चीज नोटिस करेंगे हमेशा ऐसा ही रहता है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही रहा होगा, क्योंकि विल के साथ भी तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है ना। यस और नो? तो इसमें कभी पता आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ना ये चीज सिर्फ नोटिस करना शुरू करना है। ओके जहां मैं देख रहा हूं ओके ये यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों आई, ठीक है। विल शैल वुड शुड हमने पढ़ चुका, मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दूसरी तरफ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वो बात अलग है, इन्होंने रेदर देन से बना दिया। हमने यहां देखा वुड रेदर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन के बाद भी कुछ आएगा, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको पता चल गया अच्छा यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमेशा ऐसा रहेगा, हमेशा ऐसा रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। बात समझ में आ गई यहां तक दोस्तों? बोले जी सर, समझ आ गई हमें, है ना। डन, परफेक्ट, ठीक है। अब और एक एग्जांपल लो उसमें, है ना। जैसे हमने लिखा इस तरीके से इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू हैड बेटर टेक हिज हेल्प। क्या मतलब हुआ कि ये काफी मुश्किल टास्क है, ये काफी मुश्किल टास्क है, बेहतर होगा तुम उसकी हेल्प ले लो, बेहतर होगा तुम उसकी मदद ले लो। तो जब हम कह रहे हैं बेहतर होगा कि ऐसा कर लो, बेहतर होगा कि वैसा कर लो, तो क्या ये आपके पास्ट को बता रहा है किसी भी तरीके से? हाँ, आती करेक्ट सेंटेंस है ना। तो ये पास्ट को नहीं बताता है। हैड बेटर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में होने वाली चीजों के बारे में बताता है। अच्छा हो तो ना इसे हिंदी में लिख लेना, हैड बेटर का मतलब बेहतर होता कि आप ये करें, बेहतर होगा कि आप ये करें, ये ऐसा करके सेंस देगा, बेहतर होगा कि आप ऐसा करें, बेहतर होगा कि आप ऐसा करें, ऐसे करके सेंस देता है। और यही आपका हैड बेटर लिखा हुआ है और आपकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मतलब कई बार ऐसा कंफ्यूजन आता है ना कि आप ये ना सोचने लग जाओ कभी भी अच्छा ये हैड लिखा है तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, टेक की जगह टेकन आना चाहिए, क्योंकि ये वो है ही नहीं, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है हैड बेटर, ये मॉडल वर्ब है हैड बेटर, जिसका मतलब है बेहतर होता। जैसे याद है हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कैन नॉट हेल्प,
या था एक साथ पढ़ा था कैन नॉट हेल्प। अब कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कैन नॉट और हेल्प अलग अलग शब्द नहीं, कैन नॉट हेल्प एक ही शब्द है जिसका खुद का मतलब होता है कि किसी भी चीज में आप ये करे बिना नहीं रह सकते, है ना। मैं फोन का इस्तेमाल करे बिना नहीं रह सकता, सुबह वॉक करे बिना नहीं रह सकता, ये काम करे बिना नहीं रह सकता, तो वहां कैन नॉट हेल्प लगता है। समझ गया ना दोस्तों, है ना। हाँ, तो ये चीजें से उदाहरण वही चीज आपके सामने ही आए, ऐसी हेड बेटर यूज होता है। दूसरा देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा इट इज नॉट फॉर यू, यू हैड रेदर लीव इट। बेहतर होगा कि आप इसे छोड़ दें। तो सेम वही सेंस आएगा जो अभी हैड बेटर का आया, ऐसी हैड रेदर आएगा। जो भी वर्ब आएगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपके लिए नहीं है, बेहतर होगा आप इसे छोड़ दें। यू हैड रेदर लीव इट। तो जैसे हैड रेदर यूज हुआ, हैड बेटर यूज हुआ, रेदर देन यूज हुआ, वुड रेदर यूज हुआ, ये चारों के चारों हमारे ऐसे ही हैं। इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिंपल। याद रहेगा दोस्तों। और किसी का भी मतलब पास्ट नहीं, सबका मतलब प्रेजेंट में होने वाली चीजों के लिए ही बताते हैं कि बेहतर होगा कि आप ऐसा करें, बेहतर होगा कि आप जो भी कुछ करें वो प्रेजेंट की चीजों के बारे में बताते हैं। ठीक है, डन, परफेक्ट। अब इसके बाद दोस्तों आता है हमारा ये डू एवरीथिंग बट, डू नथिंग बट। इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है मैं ऐसे बता देता हूं। ये भी सिंपल है, हम ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि दे हैव डन एवरीथिंग बट इन्वेंट एनी न्यू आइडिया। एग्जाम्पल के तौर पर मतलब क्या है, उन्होंने सब कुछ किया है सिवाय कोई नया आइडिया इन्वेंट करने के। कोई नया आइडिया उन्होंने इन्वेंट नहीं किया। उन्होंने सब कुछ किया बट कुछ नया आइडिया इन्वेंट नहीं किया। मतलब इसका ये डू एवरीथिंग बट समथिंग। तो जैसे आप कहेंगे डू एवरीथिंग बट समथिंग, तो मतलब क्या है, डू तो खैर के चक्कर में डन हो गया, एवरीथिंग बट जो भी वर्ब आएगी दोस्तों हमेशा यहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे करके। समझ गए दोस्तों, है ना, ऐसे करके। तो आपको हमेशा याद रखना सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। आपने अगर कुछ और लगाया तो फिर वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपने आगे बनाया, देखो राहुल आपको यहां पर वर्ब लगानी पड़ेगी ना। अब विदाउट क्यों लगाओगे, वो विदाउट का सेंस दे देगा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली सेंस दे देगा विदाउट का। हम लिखते नहीं है विदाउट, है ना। दूसरा लिखा हमने फॉर एग्जांपल ऐसे, दे डिड नथिंग बट क्रिएट सम अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉलेज गोअर्स। उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय एक काम को छोड़कर, वो है कॉलेज गोअर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। हमने कहा उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय एक काम को छोड़कर, वो है कॉलेज गोअर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। तो हमारा मतलब ऐसा बनता है कि कुछ नहीं किया सिवाय इसको छोड़कर, या फिर सब कुछ किया है सिवाय इसको छोड़कर। ये ऑटोमेटिकली सेंस बनता है, आपको कुछ और नहीं लगाना होगा। वही डू एवरीथिंग बट, डू नथिंग बट आप ध्यान रखेंगे, जहां भी लिखा है उसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसके हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी। क्रिएट दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रहेगा। ठीक है, डन। अब यहां पे जो पूछ रहे लोग कि सर एक्सपेक्ट आ सकता है क्या, विदाउट आ सकता है, आ कुछ नहीं सकता, गलत हो जाएगा ना। मैं कह रहा हूं इसका सिर्फ सेंस आएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं लिखना है। कॉलेज गोअर्स नहीं मालूम, कॉलेज जाने वाले लोगों को कॉलेज गोअर्स बोला जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स को बोला जाता है कॉलेज गोअर्स। स्टूडेंट को बोला जाता है कॉलेज गोअर्स। बात समझ में आ रखी है। इट इज नथिंग बट दी, बहुत बार यूज करते हैं, हाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स, हाँ समझ गए, ऐसे करके। डन ना। तो आपको बस ये याद रखना है कि हम लोगों ने जो भी सेंटेंस लिखना है उसके बाद जो भी काम आ रहा है, जो भी वर्ब आ रही है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बस। कुछ और करके लिखा होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आई डिड एवरीथिंग बट नॉट व्हाट यू टोल्ड, ये तो सेंटेंस ही अलग है बेटा, इसमें तो कोई गलती नहीं आएगी ना। अगर वर्ब आएगी तभी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, या तो वर्ब ही नहीं है या तो अलग सेंटेंस है, सेंटेंस वही खत्म है आई डिड नथिंग से। ऐसे तो आप सिंपल लिखो आई गो, सेंटेंस तो यहां भी खत्म है, कोई गलती नहीं है। आप आई गो टू स्कूल करके कुछ लिखेंगे तो वो तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। समझ गए दोस्तों, है ना। हमें सिर्फ तभी गलती आएगी ना जब वर्ब होगी, वर्ब नहीं है नया पूरा सेंटेंस तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, हैड रेदर हैड बेटर सेम मीनिंग है, हाँ डन ना। चलो ठीक है, ये हमारे सामने इतना 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 हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो परफेक्ट हो गया, ऐसा हो गया। अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस इतना ही ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ, कुछ काम की चीजें। कुछ काम की चीजों में देखो, एक काम की चीज ये होती है, जैसे आप अभी लिख रहे थे ना एक्सेप्ट और अदरवाइज, जहां कहीं भी अदरवाइज का सेंस आता है वहां हम दो तरीके से सेंटेंस को बना लेते हैं। जैसे कि कैसे, विड्रॉ योर मनी, अपना पैसा निकाल लो, अदरवाइज यू विल फेस लॉसेस, अदरवाइज तुम्हें नुकसान होगा। विड्रॉ योर मनी अदरवाइज यू विल फेस लॉसेस, यानी कि अपना पैसा निकाल लो नहीं तो तुम्हें नुकसान होगा। तो जैसे हम ऐसे यूज करते हैं, इसको हम इस तरीके से भी यूज करते हैं, विड्रॉ योर मनी लेस्ट यू शुड फेस लॉसेस, अपना पैसा निकाल लो वरना क्या है तुम्हें नुकसान होगा, या कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें नुकसान हो जाए। ये सेंस आता है। तो अदरवाइज से लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज लिखा और आगे जो सेंटेंस आएगा विल शेल करके जो लगाना लगा दो फ्यूचर में। लेकिन जब लेस्ट से लगाएंगे ना, एक तरफ लेस्ट का जो दूसरा सेंटेंस बनेगा उस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होनी चाहिए उससे सिर्फ शुड होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता।
सिर्फ शुड होगा और कुछ नहीं होगा, ये फॉर्मेशन याद रखना। लेस्ट से स्टार्ट होगा तो वो शुड ही होना चाहिए, कुछ और नहीं लगाएंगे। समझ गए? समझ गए? ऐसे करके। तो लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि हो जाए, या जब तक ऐसा ना हो कि हो जाए, तो ऐसा ना हो ये हो जाएगा सेंस आता है लेस्ट। लेस्ट यू डू इट, जब तक आप ऐसा नहीं करते, ऐसे करके सेंस आता है। समझ गए? है ना? डन ना? हमेशा। ठीक है, इसके बाद कुछ काम की चीजें बताता हूं मैं। तो नीड वगैरह है, ये डेयर वगैरह, लेट हो गया, मेक हो गया, गेट हो गया, बस। अब आपकी इसमें से कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें एक ये पार्ट ये हुआ। अब इसी का दूसरा एक और पार्ट करा तो जो इसी से कनेक्शन है, वर्ब और टेंस में। तो वर्ब में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब आ जाओगे अब टेंस में, क्योंकि अब जो भी चीजें बचती है ना वो टेंस से कनेक्ट करती है। हमें ये तो पता चल गया कौन सी वर्ब के साथ क्या आएगा। अब हमें ये भी समझना है कि प्रेजेंट कब बनेगा तो वर्ब क्या होगी, पास्ट में कौन सा टेंस बनेगा तो वर्ब क्या होगी। अब आप इस पर फोकस करेंगे। इतना समझ में आ गया? वर्ब में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, वर्ब में और कुछ नहीं पढ़ना। अब वर्ब को जो पढ़ेंगे अब टेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको टेंस के हिसाब से वर्ब को कनेक्शन कराता हूं। एक्सरसाइज एक साथ करेंगे एंड में। ठीक है, टेंस कराने से पहले एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। कई बार आप इस तरीके के सेंटेंसेस देखते होंगे कि हैड हैड एक साथ कैसे आ गया, है ना? हैज हैड कैसे आ गया, हैव हैड कैसे आ गया। तो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो जरा बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट दोस्तों ये कहता है, जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, कि एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो कि हेल्प कर रही होती है दूसरी मेन वर्ब की। ठीक है, हमने कहा ओके ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का क्या खुद का कोई मतलब होता है? नो, नो मीनिंग। इनका खुद का कोई भी मतलब नहीं होता है। क्या मेन वर्ब का मतलब होता है? यस, इनका मतलब होता है, इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमने इस तरीके से लिखा, मैंने कोई काम कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड। अगर हमने कहा आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैंने कोई काम था वो कर लिया है, तो इसमें होता क्या है? जैसे ये लिखा है हैव कंप्लीटेड लिखा है, तो हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैव का खुद का कोई मतलब तो है ही नहीं। मतलब तो कंप्लीट से मालूम पड़ रहा है, यानी कंप्लीट हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि मतलब इसी से पता चल रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, हाँ, सिंगुलर में हैज लगता है, प्लूरल में हैव लगता है। ठीक है ललित? ओके, अब अगर हम इस तरीके से लिखें कोई चीज कि हमारी मेन वर्ब पर, मेन वर्ब में अगर हैव, हैज, हैड आता है, हैव, हैज और हैड आता है, इसका मतलब इनका कुछ ना कुछ मतलब होगा, मीनिंग होगा, तभी तो आ रहा होगा। बताओ, कुछ ना कुछ मीनिंग तो आ रहा होगा। एग्जैक्टली तो हमने ना कंफ्यूजन क्रिएट कर लेना होता है कई बार, जो कि गलत है। हैव का खुद का भी मीनिंग होता है जो अलग है उसका मीनिंग। जैसे कि जब आप कुछ खाते हो, कुछ खाना, कुछ पीना, उसके लिए भी तो हैव लगाते हैं। आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। ये जो हैविंग का सेंस आ रहा है, ईटिंग के सेंस में तो आता है। ईटिंग के सेंस में भी हम इसे यूज करते हैं, है ना? टेकिंग के सेंस में भी यूज करते हैं। हमें ये सेंस समझना पड़ेगा सेंटेंस को देखकर कि हैव का वहां क्या मतलब है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाला थोड़ी है हैव। बताओ, यहां तो हेल्पिंग वर्ब तो एम है, ये है हेल्पिंग वर्ब, और जो ये हैविंग है ये तो आपकी मेन वर्ब है। ऐसे ही तो है ना दोस्तों? बताओ, है ना? वेरी गुड। पहला मतलब तो यानी कि अब हो सकता है जहां कहीं भी हमें हैव दिखेगा मेन वर्ब की जगह, वहां पर ये हो सकता है खाने पीने की बात हो। ओके, वन मोर एग्जांपल। दूसरा हैव का एक और इस्तेमाल होता है ऐसे करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है, तो कार है ये होने की बात को बता रहा है, तो ये तो इसके पोजीशन को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? ये इसके पोजीशन को तो बता रहा है, इसके अधिकार को तो बता रहा है, यानी ये तो खुद ही मेन वर्ब है। ये तो खुद ही मेन वर्ब है, यानी कि ये भी आपको पता चल गया। हैव के मतलब खाने में, पीने में और पोजीशन बताने में यूज होता है। बात समझ में आई? खाने पीने में, पोजीशन बताने में यूज होता है। क्लियर है सबको? बोले जी सर क्लियर है। परफेक्ट। अब जब कभी भी, बड़े ध्यान से सुनना, मैं लिख भी दे रहा हूं, जब कभी भी मेन वर्ब की जगह हैव आएगा, ठीक है, तो यहां इसकी फॉर्म याद रखनी है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है मेन वर्ब की जगह? अगर हैव आएगा मेन वर्ब की जगह, तो आपका सिंपल हैव ही रहता है। जैसे ईटिंग के लिए, फूड्स के लिए, तो हमेशा हैव ही रहेगा, कभी हैज नहीं होगा, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब है। अब ऐसे यहां पर हैव आ जाएगा तो चेंज हो जाता है, जैसे आई हैव अ कार और शी हैज अ कार, तो वो तो कंफ्यूजन वाला नहीं, कंफ्यूजन ये वाला होता है, ये वाला ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्म हैव रहेगी, सेकंड फॉर्म हैड रहेगी, और थर्ड फॉर्म भी दोस्तों हैड ही रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? थर्ड फॉर्म भी दोस्तों हैड ही रहेगी। ये आपका कब? जब कभी भी मेन वर्ब की जगह पर हैव आएगा तब। एक तरफ कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, दूसरी तरफ ये वाली ऐसी वर्ब होगी। अब हमने एग्जांपल लिखने की कोई कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे कि हमने कहा मैंने खाना खा लिया है, आई हैव हैड माय फूड। तो एक्चुअली तो ये कह रहे हैं ना कि मैंने अभी खाना खा लिया, प्रेजेंट परफेक्ट ही तो है। हमने लिखा आई, ये जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसका खुद का कोई मतलब तो नहीं है। ये जो वाला हेड है ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, जिसका मतलब है खाना खा लेना, यानी कि ईट का सेंस दे रहा है या फिर टेक का सेंस दे रहा है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ऐसे करके सेंस दे रहा है। डन हो गई बात, है ना? तो बस कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको कैसे ही बन सकता है? आई हैव हैड माय फूड हो सकता है, ये शी हैज हैड हर फूड ये हो सकता है,
पास्ट में बना दोगे, कहीं भी कुछ भी लगा दो, दे हैड देयर फूड हो सकता है। यानी कि अब आपको पता चल गया ये कैसे यूज हो सकता है, हैज हैव हैड तीनों के साथ हैड या डेड लग जाएगा, इस तरीके से यूज हो जाएगा। तो अब आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, कहीं पर भी लिखा होगा तो आपने सेंटेंस को देखकर समझना या तो खाने पीने की बात हो रही होगी या कोई पोजीशन की बात हो रही होगी, तभी वो ऐसे करके आएगा और नहीं आएगा कभी भी। हेल्पिंग वर्ब का खुद का कोई मतलब नहीं होता है, बट जब मेन वर्ब की बात होती है तो मेन वर्ब का मतलब होता है, बस ऐसे करके, ठीक है। तो मेन वर्ब का मतलब होता है। आ जाओ अब इसी में हमने एक चीज और समझनी है, जैसे कि हमने कहा पोजीशन, एक एग्जांपल पोजीशन का लेंगे। मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, ये तो डायरेक्टली है। अब आपने कहा मुझे एक कार मिली है, मुझे एक कार मिली है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, आई गॉट अ कार, मुझे एक कार मिली, आई गॉट अ कार, यस और नो, ये मिलने वाली बात है। ये भी पोजीशन बता रहा है, ये भी पोजीशन, बट ये पोजीशन बता रहा है उसके पास कोई चीज है, ये पोजीशन बता रहा है उसे कोई चीज मिली है। हम लिख दें उसे कार मिली है, ऐसे करके आपने मतलब ध्यान रहेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां कहीं भी हम इस तरीके से बात मिलने की करते हैं ना, आपको कुछ मिला, आपको ऐसा मिला, आपको वैसा मिला, कुछ मिलने की बात होती है ना, तो वहां कहीं पर भी जहां जहां गेट लिखा होता है ना, वहां वहां उसकी जगह हैव लिख सकते हैं। जहां गेट लिखा होता है वहां उसकी जगह हैव लिख सकते हैं। कब? जब कुछ आपको मिला तो गेट लिखा होगा, गेट की जगह आप हैव भी लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली सेम सेंस देगा। गॉट सेकंड फॉर्म होती है तो इसकी सेकंड फॉर्म हैड लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक होगा। और गॉट ही थर्ड फॉर्म होती है तो उसकी जगह भी आप हैड लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट होता है। यानी कि इसका एक और जो मतलब होता है वो मतलब ये होता है मिलने वाला, कि मुझे कुछ मिला, मुझे कुछ मिला। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे आई गॉट अ कार में तो यही आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। अभी अगर सेंटेंस ऐसा लिखा होता, आई हैव गॉट अ कार, मुझे एक कार मिली है, प्रेजेंट परफेक्ट में इन्होंने बना दिया, तो क्या बन जाता? अगर आपने हैव से ये बना लेते तो ऐसा भी लिख सकते थे, आई हैव हैड अ कार। तो सेंटेंस देखकर ही आप समझ गए होंगे ना कि आई हैव हैड अ कार का मतलब ये खाने पीने की तो बात हो नहीं रही है, ये तो वही पोजीशन वाली बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है उसे वो कोई कार मिली है। आई हैव हैड अ कार बन सकता है, ठीक है। शी हैज हैड अ कार बन सकता है, ठीक है। दे हैड अ कार बन सकता है, ठीक है। कैसा भी बन सकता है। अब आपको सबका मतलब मालूम पड़ गया। क्या है सबका मतलब दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ही है और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, है ना? तो बस यही आपके दो तरीके के सेंटेंसेस हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। एक तरफ जब खाने पीने की कुछ बात हो रही होती है, दूसरी तरफ जब वो पोजीशन की बात कर रहा होता है, बस और कुछ नहीं। क्लियर हो गया सबको दोस्तों, है ना? ठीक है, गुड, डन। चलो आज के बाद अब कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो 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 चलो। शी हैड नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है नवजीत। अरे शी लिखाओ, ही लिखाओ, दे लिखाओ, कोई फर्क पड़ेगा उससे? मैं तो आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट है तो पास्ट में बनेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से बनेगा, प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से बनेगा। सर विल हैव भी होता है, वो तो होता ही है, वो फ्यूचर में बन जाएगा। हम फ्यूचर की इसलिए बात नहीं कर रहे, फ्यूचर में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता ना। कंफ्यूजन तो आपको इसमें होता होगा, हैज हैड, हैडेड और हैव हैड में। फ्यूचर में तो कोई नहीं होता, विल और शैल लगता है। ही विल हैव इट, सिंपल। दे हैडेड पास्ट है। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है? दे हैडेड पास्ट नहीं लग रहा तुम्हें? हैडेड पास्ट ही तो है। इसमें सर मॉडल वर्ब आ सकती है? मॉडल वर्ब नहीं आएगी, हैज हैव हैड। अरे तुमने सब बर्बाद कर दिया, कूड़ा कर दिया, तुमने मिट्टी डाल दिया करके पढ़ाई पे, सब पूरे में मिट्टी डाल दी। इतनी देर से इतना बढ़िया समझाया मैंने, किसके ख्यालों में खोए हुए थे? पहले आप मेरे को ये बताओ। इतना सिंपल सी दो चीज मैंने समझाई, दो ही चीज ध्यान रखनी है। खाने पता नहीं कहाँ ध्यान रखते हैं, इतनी समझा रहा हूं मैं, अपनी धुन में घूमे जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा अभी कि क्या चल रहा है। हेड पास्ट होता है क्या? और क्या होता है हेड? जिंदगी में आज तक तुमने क्या फ्यूचर सुनाई क्या हेड? इतने दिनों से कर क्या रहे हो तुम? यहाँ आके पै कर रहे हो। एक बार बताओ, डे 1 से लेकर अब तक कर क्या रहे हो? ये बताओ। जो तुमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया? नाउन कैसे पढ़ लिया? प्रोनाउन कैसे पढ़, कैसे लिया? फिर रीडिंग कॉम्बिनेशन कैसे कर लिया? रीअरेंजमेंट कैसे कर लिया? अभी पढ़ते लिखते नहीं है इन लोगों को, पता नहीं किया कैसे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। अरे बाप रे भैया, तो मैं डेली कहता रहता हूँ जो रीडिंग मीटिंग करो। क्या तुम लोग क्या वैसे ही बैठे रहते हो? रीडिंग मीटिंग का कुछ करते नहीं हो क्या? मतलब आप इस स्टेज पे आके पूछ रहे हो तो तुम ना मौज करो। तुमने आज तो सच्ची। चलो अब दोस्तों हम बढ़ चलते हैं आगे, इनको समझते हैं। टेंस में हमारे वर्ब का कैसे इस्तेमाल होता है उसको समझते हैं। होता क्या है दोस्तों, टेंस का क्या है, कुछ ऐसा बहुत टिपिकल रूल नहीं है, बहुत सिंपल है टेंस का रूल ना। ऐसा होता है टेंस का रूल कि जब कभी भी आपको कोई भी चीज लिखनी है तो आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करेंगे कभी भी, ना ही इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। सिर्फ एक सेंटेंस आपके सामने है और आपको बस देख के पहचानना है कि जो सेंटेंस लिखा है क्या ये सही लिखा है, बस। उसके लिए सिर्फ आपको सिचुएशंस पढ़नी है कि ऐसी सिचुएशन पे ये टेंस होता है, ऐसी सिचुएशन पे ये टेंस होता है, ऐसी सिचुएशन पे ये टेंस होता है। बस आपको टेंस की सिचुएशन को ही ध्यान में रखना है, बस, और कुछ नहीं करना, है ना? डन, ठीक है। तो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं, सिचुएशंस को ही हमें दिमाग में रखना होता है और कुछ नहीं करना होता। ये बताओ कितने लोगों को
ये दिक्कत होती है कि इंडेफिनिट में क्या लिखते हैं, कॉन्टिन्यूअस में क्या लिखते हैं, परफेक्ट में क्या लिखते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लिखते हैं। किसी को दिक्कत होती है क्या? एक बार ट्रू पे टैप करके बताओ, मैं समझा देता हूं उसको। दिक्कत होती है आधे लोगों को, ठीक है मैं समझा देता हूं। एक बार ना क्या हुआ, रेस हो रही थी, ठीक है, तो रेस हो रही थी, तो वहां रेस में कोच था। कोच ने कहा कि चलो रेस करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ओके। रेस कितने कितने दिन बाद रेस होगी? उन्होंने कहा 30, अभी आपके पास 3 महीने बाद फाइनल मैच होगा रेस का। कोच ने ऐसे पूछ लिया मजाक मजाक में, ये बताओ कितने लोगों को अभी चलना नहीं आता, कि चलते कैसे हैं, बताओ बताओ। आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, हमें तो चलना नहीं आता। तो कोच ने कहा कि कुछ ने कुछ नहीं कहा। फिर कोच नानो ने चलाना सिखाने लगे, आओ तुम पहले चल लो, चलो। कोच ने कहा आए कैसे, फिर तुम ग्राउंड तक कैसे आए? तो उन्होंने कहा कोई हमें छोड़ गया था बाइक पे बैठा के, कार पे बैठा के, हमने ओला बुक कर ली थी, कैब बुक करके आए थे। हम कहाँ पैदल चलते, बचपन से आज तक चले ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही बात है, क्या गलती है उसकी ना जो रेस लगा रहे थे। एक बार ऐसा हुआ था, आप लोगों को मैं समझा देता हूं। देखो, जो इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट में, क्या बताऊंगा अब तुम्हें बेटा, घर पे कभी कभी किताबों को खोल लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है 10वीं पढ़ के भूल गए, कुछ आता ही नहीं हमें, ऐसा नहीं काम चलता ना। टेंस हमारे 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट में बनता है, या फिर पास्ट में बनता है, या फिर फ्यूचर में बनता है, बस, ठीक है। और जब इन तीनों में बनने के बाद उसके भी अंदर टाइप होते हैं सेंटेंसेस के, टेंस के, जो सब टेंस कहलाते हैं, जो कि होते हैं 4। नंबर 1 कहलाता है दोस्तों इंडेफिनिट, या फिर जिसे हम बोल देते हैं सिंपल। और ये चारों में सेम ही नाम होते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे करके 4 होते हैं, ठीक है। पहला इंडेफिनिट होता है, दूसरा दोस्तों कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा दोस्तों परफेक्ट होता है, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस ये 4 चीजें होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। मुकुल आनंद, टेंस की डेफिनेशन पूछी जाती है क्या? क्यों ऐसी हरकतें करते हो यार, कि आपके लिए कुछ बढ़िया एग्जांपल मैं सेट करूं? क्यों मुकुल आनंद, टेंस की डेफिनेशन पूछी जाती है, हरकतें सुधार लो यार। तुम लोग पीओ बनने लायक तो सारी हरकत करते हो, है ना, सारी हरकतें पीओ वाली। और क्या, पीओ जो बनते हैं ना, ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर ऐसी हरकतें तो करते हैं, और क्या, सही बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आओ अब इन चारों को प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों को देखेंगे। देखो कैसे करके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। जब प्रेजेंट में बात हो रही होती है ना, तो जो भी हमारे सामने सेंटेंस होता है इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट होगा, और जो वर्ब होती है उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस और एस लगती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो नहीं लगती। जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, है ना। तो हमने देखा राम ये सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पर एस और एस लगाना पड़ता है ना। और राम की जगह लिखा होता है कोई प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि दे, तो ऑटोमेटिकली कहते हैं आप दे गो टू स्कूल, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसमें एस और एस नहीं लगता। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये हो गया आपका इंडेफिनिट। सबको क्लियर है? एक बार बोले यस सर, परफेक्ट। चलो नंबर 2 पे आता है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होगा, आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ही इज गोइंग, दे आर वर्किंग, ये सब कुछ आपके सामने कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आए ना, कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आए ना, जिसमें हम ऐसे लिखते हैं कि ही हैज डन इट, ही ने इसे कर लिया है, ही हैज डन इट, ठीक है। हैज थर्ड फॉर्म लगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। दे हैव डन इट, और ये आपका हैव थर्ड फॉर्म लगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, याद रहेगा, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, याद रहेगा, ठीक है। यानी कोई काम शुरू हुआ है और अभी जस्ट खत्म हुआ होता है काम, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में कहलाता है। इसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें सब्जेक्ट होगा, हैज और हैव में से एक वर्ड लिखेंगे, बीन होगा, आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस फॉर के बाद टाइम होता है, ऐसे करके, ठीक है। अब जरा एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा कोई व्यक्ति काम कर रहा है, हमने कहा ही हैज बीन वर्किंग, वो काम कर रहा है यहां पर 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तो ये आपको देखकर पता चल गया कोई व्यक्ति है पास्ट से जिसने काम किया, अभी तक वो काम वो करता चला जा रहा है, इसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। हैज बीन, आईएनजी और सिंस या फॉर के साथ टाइम लगता है, ये हमें ऐसे ध्यान रखना होता है। ये सिंगुलर है तो हैज बीन लिखा हुआ है, ये अगर प्लूरल होता तो हैव बीन लिखा होता। समझ गए दोस्तों? ऐसे करके समझ गए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दे हैव बीन डूइंग समथिंग, ही हैज बीन डूइंग समथिंग, ऐसे करके, वी हैव बीन डूइंग समथिंग, ऐसे करके, ठीक है। चारों चीज समझ गए दोस्तों, है ना। सिंस और फॉर का यूज, सारे यूज अभी मैं बताता हूं, एक एक करके अभी हम आएंगे, अभी हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैंने इसके बारे में बताया ये होते क्या, अब हम डिटेल पढ़ेंगे, सब पूरा बताता हूं, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हम आ चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले इंडेफिनिट को कहां कहां कैसे कैसे करके हम यूज करते हैं, वो आपका हो जाता है इंडेफिनिट। जैसे कि अगर कोई भी आपका ऐसा सेंटेंस दिया है जहां पर कोई हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, या फिर कोई रिपीटेड मतलब बार बार कोई काम होता है उससे एक्शन की बात हो रही हो, रेगुलर कोई काम होता है उसकी बात हो रही हो, ऐसे वाले सारे के सारे सेंटेंस आपके इंडेफिनिट में बनते हैं। मैं दो एक साथ कवर कराऊंगा। जैसे कि ये सारे के सारे एक्शन अगर प्रेजेंट में बात हो रही होती है दोस्तों,
तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट बनते हैं, और ये अगर सारे के सारे पास्ट की बात हो रही होती है दोस्तों तो पास्ट के इंडेफिनिट बनते हैं। दोनों में इंडेफिनिट बन जाते हैं, है ना, दोनों में इंडेफिनिट बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सर एक ही में, दोनों में इंडेफिनिट बन जाते हैं। कैसे करके सेंटेंस देखकर समझते हैं। जैसे कि लिखा है आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग सुनकर सेंटेंस सुनकर मालूम पड़ रहा है ये कोई काम होता है जो रेगुलरली हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया। ठीक है, ही टेक्स टी विदाउट शुगर, ये उसकी हैबिट है, बिना चीनी के वो चाय पीता है, देखकर पता चल गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया। माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, हर दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, ये काम रेगुलर है, फिर से इंडेफिनिट बन गया। माय अंकल ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, संडे को वो हमेशा यहाँ आते हैं, तो आपको मालूम पड़ गया चीजें रिपीटेड हो रही है, हैबिचुअल हो रही है, रेगुलर हो रही है, तो आपके इंडेफिनिट। अब जैसे प्रेजेंट की बात हो रही थी सारी की सारी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और यही बात अगर पास्ट की हो रही थी तो पास्ट इंडेफिनिट भी हो जाता। जैसे कि आपने ऐसा लिखा होता, ही गॉट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। कॉलेज के दिनों के दौरान सुबह, हर सुबह वो 6 बजे उठा करता था। ऑटोमेटिकली पास्ट की हैबिट आ गई, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन आ गया। ये आपने चाहे पास्ट का हैबिचुअल एक्शन दिया हो तो भी आपका इंडेफिनिट में रहेगा, आपका चाहे प्रेजेंट का दिया हो तो भी इंडेफिनिट में रहेगा, दोनों में ही आपके इंडेफिनिट में रहेगा। दोनों को याद रखना, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। अभी जब हम पास्ट वाले में आएंगे ना, वहां पर भी सेम एग्जांपल, सेम चीजें लिखी हुई है। मतलब मैं अभी से आपको बता के चलो तो आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगा, सेम ही चीज होगी तो वहां पर भी आ जाएगी। पहले से दिमाग में रखेंगे ऐसे करके, है ना। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट हो गया, ये सिंपल आपका पास्ट में बन गया। समझ गए दोस्तों, ऐसे करके, है ना। वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फ्यूचर में नहीं बनता कभी, ये सिर्फ प्रेजेंट पास्ट में बनेगा, क्योंकि फ्यूचर में ना कोई रेगुलर एक्शन आप बता सकते हो, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, ना कोई रिपीटेड एक्शन, ना ही कोई हैबिट बन सकती है फ्यूचर की, इस वजह से फ्यूचर नहीं बनता। इसके अलावा ये भी आपने सुना होगा कि यूनिवर्सल कोई ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ जो हर जगह एक ही सी रहता है, वो बदल नहीं सकता है। जैसे कि आपने यूनिवर्सल ट्रुथ में कहा सनराइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंसेस आते हैं। सनराइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे आपके यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गई। प्रिंसिपल का मतलब कोई भी साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह होते हैं, परमानेंट एक्टिविटीज, ये आपके इसमें आते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स कैसे कि आपने कहा कि जो आइस है, आइस क्या होती है, आइस मेल्ट होगी तो कन्वर्ट होगी वाटर में। व्हेन द आइस मेल्ट्स, जब आइस मेल्ट होती है इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। प्रेजेंट में ही रहेगा हमेशा, ये आपका फ्यूचर जा ही नहीं सकता, है ना। आपने कहा कि व्हेन यू थ्रो समथिंग अपवर्ड इट कम्स डाउनवर्ड, जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं ये नीचे आता है, ये आपका साइंटिफिक फैक्ट हो गया, ये आपके सामने ऐसी कोई चीज हो गई। परमानेंट एक्टिविटी में कहा हमने कि जो चीज हमेशा होती ही होती है, तो परमानेंट एक्टिविटी में आपने जैसे लिखा कि मैन इज मोर्टल, मैन तो मोर्टल होता है, यानी कि मैन क्या है कि एक ना एक दिन आके मर जाएगा, नश्वर है, डेथ तो उसकी हो ही जाएगी। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपकी होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में बनती है, ये पास्ट में नहीं बनती, ये हमेशा दोस्तों प्रेजेंट में बनेगी। तो ये भी आपकी प्रेजेंट डेफिनेट में बनेगी, इसको भी दोस्तों याद रखना, याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं। ऐसे करके दी सन राइजेस इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4, मैन इज मोर्टल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपने इसका एक और पढ़ा होगा, 2 and 2 make 4, तो वो भी करेक्ट होता है क्योंकि इसमें से एक इडियम है और एक ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये ग्रामर के अकॉर्डिंग है, वो इडियम है, 2 and 2 make 4। तो ये दोनों तरीके से याद रखिएगा, एक यही सेंटेंस है, दोनों तरीके से करेक्ट होता है, क्योंकि इडियम भी बन जाता है। इडियम में आपका जो वर्ड होता है एज इट इज आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। मोर्टल एडजेक्टिव होता है, बात समझ में आ गई। जो बीन के बाद थर्ड फॉर्म लिखा होता है वो आपका थर्ड फॉर्म वाला पैसिव होता है, तब थर्ड फॉर्म लिखा होता है। ये तो पता चल गया। अब आई गेट्स अप एट 6 AM हो सकेगा। नवजीत सिंह दोस्त, आई के साथ कभी एस और एस लगाया आपने? आई गोज टू मार्केट सुना है आपने? आई गोज टू मार्केट या आई गो टू मार्केट? बताओ, सच सच बताना नवजीत, सच तुम जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, जानबूझ के पूछते हो ना ऐसे क्वेश्चन। तुम्हारे मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तुम्हारी हरकतें थोड़ी अच्छी कम है, बेकार तो है, जानबूझ के पूछते हो। सही से बताओ, झूठ मत बोलना, सही से बताओ। मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, सच्ची मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ। मतलब जैसे होता है ना किसी के पास समय बहुत होता है बर्बाद करने के, तो मैंने कहा शायद तुम्हारे पास भी हो। तुम हर बार ऐसी चीजें क्यों पूछते हो जानबूझ के? जानबूझ के पूछते हो ना। तुम्हें मालूम है ये जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तुम अगर क्लास में होते और ऐसी हरकत कर रहे होते तो ये जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये तुमसे बहुत प्यार से कुछ कह सकते थे, बहुत प्यार से, सच्ची। तुम बहुत लकी हो, अभी तुम अपने घर बैठे हो, तो हरकतें सुधार लिया करो। इतने सारे बच्चे जब पढ़ रहे होते तो पढ़ लिया करो यार, क्यों नहीं पढ़ते हो? नहीं सर हम दिखाएंगे, सर हम तो हैं होशियार। इसके बाद दोस्तों होता है पोजीशन। पोजीशन होता है अधिकार बताने वाली चीजें। अधिकार बताने वाली जो चीजें होती हैं दोस्तों, वो अधिकार बताने वाली चीजें यूजुअली इंडेफिनिट में रहती हैं। प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रहेंगी, पास्ट होता है तो दोस्तों पास्ट के इंडेफिनिट में रहती हैं। जैसे हमने देखा प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी रहेंगी, पास्ट होगा तो पास्ट के इंडेफिनिट में भी रहेंगी। कैसे? जैसे हमने कहा दिस बैग बिलोंग्स टू मी, ये बैग मुझे बिलोंग करता है, यानी ये बैग मेरा है। यही तो हम कहते हैं दिस बैग बिलोंग्स टू मी, दिस फोन बिलोंग्स टू मी, दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू मी। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में लग गया, सिंगुलर होता है सॉरी लगता, पास्ट होता तो पास्ट भी लगता, दिस बैग बिलोंग्ड टू मी तो भी करेक्ट होता, दिस बैग बिलोंग्ड टू मी, ये बैग मेरा था, मतलब पास्ट की बात होती है, ये बैग मेरा था, सेकंड फॉर्म तो भी करेक्ट होता। जैसे वी हैव अ बिग कार, प्रेजेंट में लगाया हमने, पास्ट भी लगाते हैं, वी हैड अ बिग कार, ये तो आपको पता ही है। दे ओन मेनी अपार्टमेंट्स, पास्ट भी लगा सकते हैं,
दे ओन्ड मेनी अपार्टमेंट्स। बात समझ में आ गई है ना? दे ओन्ड मेनी अपार्टमेंट्स, ऐसे करके। तो वो आपको ध्यान रखना है, ऐसे करके। बिलोंग तो सिटी को लेकर होता है ना, वो भी होता है, वो भी होता है कि आप किस जगह से आते हैं, वो भी बिलोंग होता है ना? ठीक है, डन ना? ओन भी सही है क्या? हाँ सही है, ये सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना? पास्ट बन जाएगा, सबके सेकंड फॉर्म लगा देंगे। जनरली बिलोंग यूज क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? होता तो है। अच्छा, आपके आसपास के लोग हैं वो बिलोंग यूज नहीं करते? ये तो समस्या है बाबा। तो जनरल, उनको जनरल मत क्या करो, अब वो नहीं यूज करते, उनके पास नौकरी है, उनको बैंक की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो कुछ भी यूज करें, उनका क्या लेना देना, आपको यूज करना है। जब कभी भी कोई सेंटेंस मेंटल एक्टिविटी को बताता है, मेंटल एक्टिविटी का मतलब जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं, राइट? तो एक तो होता है आपको कुछ सोच रहे, एक होता है आपको कुछ लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो व्हाट डू यू थिंक? तो हम हमेशा थिंक वर्ड को लगाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? तो क्या सोचते हैं, मैं एक्चुअली में ये नहीं कह रहा हूं कि सोचो, एक्चुअली में मैं ये सोच, मैं पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है किसी भी चीज के बारे में। तो दैट इज योर मेंटल एक्टिविटी। दैट इज एग्जैक्टली नॉट आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं नहीं, मुझे ऐसा लगता है, महसूस में क्या करता हूं। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, दैट इज योर थिंकिंग बेसिकली, वो मेंटल एक्टिविटी को बताता है। मेंटल एक्टिविटी, मेंटल ये आपके इमोशन और फीलिंग। तो व्हाट डू यू थिंक ही कहते हैं। जब हम कहते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग, तो सोचना वो हो गया कि आप क्या सोच रहे हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस। और एक हमारा ये भी तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है ये होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, वो भी प्रेजेंट में बनाएंगे। तो ऐसी चीजें हमारी इंडेफिनिट में रहती हैं, और वो भी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट डेफिनेट में ही रहती है, सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट में। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने कहा वी बिलीव इन आवर रिचुअल्स, हम अपने रिचुअल्स में भरोसा रखते हैं। रिचुअल्स होते हैं हमारे रीति रिवाज, रिचुअल्स होते हैं हमारे रीति रिवाज, ठीक है? रीति रिवाज को हम रिचुअल्स बोलते हैं, तो हम उन पर भरोसा रखते हैं। हम ये नहीं कह सकते वी आर बिलीविंग इन आवर रिचुअल्स, वो गलत है, कोई लॉजिक नहीं। वी बिलीव इन आवर रिचुअल्स, हम अपने रिचुअल्स पर विश्वास रखते हैं। माय फादर अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल, मेरे फादर मुझे अच्छे से समझते हैं। माय टीचर थिंक्स आई स्टडी लेट एट नाइट, मेरे टीचर सोचते हैं मैं लेट नाइट मतलब स्टडी करता हूं। तो ऐसी चीजें हमारे सामने दे रखी होती है जो कि आपके कॉन्टिन्यूअस भी बनती है, बट उसका मतलब अलग हो जाता है। लेकिन जब मेंटल एक्टिविटीज और इमोशंस की बात होती है तो ये इंडेफिनिट में रहता है। आपको सेंटेंस को देखकर पढ़कर समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही तरह का, दोनों तरफ से आना चाहिए। समझ गए? आई ओन यू का मतलब क्या है? आई ओन यू, इसका कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती का आपने सेंटेंस बना दिया। आई ओन यू का मतलब मैं तुम्हें ओन करता हूं। देवा रे देवा, ओ भैया, कहां से लेकर आए हो तुम ये सेंटेंस, ये बताओ मेरे को, क्या बताऊं मैं तुम्हारा मालिक। हाँ 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 हाँ, आई ओ यू अलग चीज है, वो ओ है। आई ओ यू जो होता है वो होता है कि मैं आपको कुछ देता हूं। ओ का मतलब हो जाता है आपने किसी को कुछ दिया, वो होता है ओ, ठीक है? ये हमारे सामने वर्ब में जो इंडेफिनिट में यूज होती है, मतलब मैं नोटिस करता हूं, रिकॉग्नाइज करता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, स्मेल करता हूं। इन सब देखना, सुनना, स्मेल करना होता है महसूस करने का सेंस। अपीयर कुछ दिखता है, लुक प्रतीत होता है, वांट विश डिजायर, फील महसूस करता हूं, लाइक पसंद करता हूं, प्यार हो गया, नफरत हो गई, आशा, रिफ्यूज, प्रेफर, थिंक, ये सारे के सारे। तो आपको इस तरीके से छोटा 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 करके थोड़ा समझोगे ना, तो आपको यही वर्ब याद रखनी। एक्चुअली ये वर्ब का ही पार्ट है, बट आप जब टेंस के हिसाब से वर्ब के पार्ट को पढ़ोगे तो ये आपको काफी हद तक समझ में आएगा। एकदम से याद नहीं होगा, बट धीरे धीरे याद करना। अब इसके तुरंत बाद देखो और दिखाता हूं इसी से रिलेटेड, ये हटा देना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गलती से लिखा हुआ है, ठीक है? इंडेफिनिटी करना, यही वर्ब है, इन सबको आपको याद कर लेनी है। अच्छा, आप ये ओ पूछ रहे हो, देखो ओन अलग है, पदेशन बताता है, ओ किसी को कुछ देना, ओ, ठीक है? अब जैसे हमने यहां पर देखा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन मतलब किसी चीज को आपने भापा, कैसे भापते हैं। सी का मतलब देखना नहीं, सी का मतलब आपने भापा, आपने कहा आई सी, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, मैं समझ पा रहा हूं, आई सी। आई सी का मतलब देखता नहीं हूं, आई सी मैं उसको समझता हूं कि क्या हो रहा है। आई सी, आई स्मेल, आई हियर, तो स्मेल मतलब सूंघ नहीं रहे हो, स्मेल का मतलब आपसे महसूस करते हो। आई हियर, मैं सुनता हूं। टेस्ट, टेस्ट का मतलब चख नहीं रहे हो, टेस्ट का मतलब आप उस चीज को समझते हो। ये सब परसेप्शन को ही बताते हैं, लोग लिखने में लिख देते हैं। फील, नोटिस, अपीयर, सी, कोई भी वर्ब जो परसेप्शन को बताएगी इंडेफिनिट में रहती है। इमोशन को बताएगी होप, वांट, डिजायर, बिलीव, डाउट, डिटेस्ट, फियर, लव, ये सब आपके सामने इमोशन को बताएगी। जैसे डिटेस्ट दिया हुआ, डिटेस्ट का मतलब नफरत। विश का मतलब क्या आप चाहते हो, आपकी विश, आई विश ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, आपकी विश ना, इच्छा। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग और वर्ब्स ऑफ पोजीशन, इन सबको दोस्तों याद करना, मतलब एक दिन में तो याद नहीं होती, बट धीरे धीरे कर लेना, दिमाग में सेट हो जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं याद हो, आराम से आपको याद हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपने ध्यान रखना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि आपके सामने बताते हैं कि ये इंडेफिनिट में रहते हैं, ये हमारी मेंटल एक्टिविटीज है, इमोशन है, फीलिंग है, ये सब सारे के सारे आपके इंडेफिनिट में रहेंगे, ठीक है? अब जब जब हम इसको इसे यूजुअली प्रेजेंट में बनाते हैं, बनता तो ये पास्ट में भी है, बनता तो उसमें आईएनजी भी है, फिर वो मेंटल एक्टिविटीज नहीं रहता, फिर वो जनरल हो जाता है। विश का विश्ड भी होता है, वांट का वांटेड भी होता है, होप का होप भी होता है, बट रहता वो इंडेफिनिट में। तो दोनों को लिख लो ऐसे करके, चाहे पास्ट हो दोस्तों, चाहे आपका प्रेजेंट हो, मेन चीज क्या है, ये इंडेफिनिट में रहता है, ठीक है?
ऐसे करके, ऐसे मत बोलना, ठीक है। सर क्या क्या याद रखें? सही बात है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। एक बार क्या हुआ, मैं एक शोरूम में चला गया, ठीक है, एक शोरूम में चला गया, मेरा मन था काफी कि मैं एक लॉन्ग कोट खरीदता हूँ, ठीक है, ऐसे करके मैनीक्विन पर लॉन्ग कोट ऐसे करके टंगा हुआ था, ठीक है, ऐसे करके लॉन्ग कोट बढ़िया टंगा, मुझे लगा बढ़िया, मैंने कहा इसको ले लेते हैं, ऐसा करके कुछ ऐसा डिजाइन टाइप का था, मैंने कहा इसको ले लेते हैं। तो मैं गया वहां पर, बढ़िया लगा था, मैंने कहा निकाल दो एक कोट निकाल दो, उसमें देखा कितने का था, 22-23 हज़ार रुपए का था, ठीक है, ऐसे करके मेरे पास था 250 रुपए, तो मैंने कहा 150 रुपए का होगा, 200 रुपए 250 रुपए, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत होगा उधार ले लेंगे, ठीक है। उसने कहा 23 हज़ार रुपए का हो गया सर, तो मैंने 23 हज़ार रुपए, मैंने कहा कितने रुपए देने पड़ेंगे यार, तो उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने कहा तुम्हें चाहिए 23 हज़ार रुपए का कोट, पैसे 250 ही दे रहे हो, कैसे मिल जाएगा। अच्छा, तब मुझे समझ में आया, अच्छा 23 हज़ार रुपए का कोट के लिए 23 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे, ओके, पीओ बनने के लिए पीओ जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ओके, तब मुझे समझ में आया, लेकिन मेरी बेइज्जती कर दी उसने, है ना, लेकिन तब समझ में आ गई मेरे, ओहो, सबको समझ में आ जानी चाहिए समय रहते है ना, वरना बेइज्जती हो जाती तो अच्छा नहीं लगता ना। कर लेना पढ़ाई, सब याद रखना सब, ठीक है, इतना याद रखोगे, बाकी कराऊंगा मैं कल, इसको याद करके आना था, ठीक है, बाकी भी और